नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। उत्तर भारत में फेज़ 1 में क्या कुछ समस्याएँ आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा लग रहा है क्योंकि जो हमने पूरी रिसर्च की है और जो हमारी ग्राउंड टीम से पूरी जो फीडबैक आया है, उससे लग रहा है कि राजस्थान में कुछ सीटों का 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। राजस्थान में 25 आउट ऑफ 25 इस बार नहीं होने वाला है और उसका मुख्य कारण है पूरे 5.4% 5.41% मतदान कम हुआ है। ये फाइनल आंकड़े आने के बाद की स्थिति है। लेकिन क्या अन्नामलाई इसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं तमिलनाडु से? तमिलनाडु में बड़ी विचित्र स्थिति हुई है। और विचित्र स्थिति किसने क्रिएट की है, वो वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहू साहब जो हैं, उनके द्वारा क्रिएट की गई है। और वो इसलिए क्रिएट की गई है क्योंकि पहले उन्होंने कुछ ऐसे आंकड़े अनाउंस कर दिए। देखिए, जो इस समय भी ऐप में देखेंगे आप तो 69.46% तमिलनाडु का पोल परसेंटेज आ रहा है। लेकिन अचानक एक प्रेस रिलीज़ आती है जिसमें 72% आंकड़े दे दिए जाते हैं और 72% में भी सबसे गज़ब की बात ये होती है कि जो आंकड़े दिए जाते हैं सेंट्रल चेन्नई के और साउथ चेन्नई के, उसमें बहुत बड़ा एक जंप दिखाया जाता है। और उसको लेके आपने देखा होगा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत भारी स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि ये क्या हो गया, कैसा हो गया? लेकिन अगले दिन दोपहर ढलते-ढलते वो फिर से पहले तो वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शेड्यूल करते हैं, 11 बजे वो कैंसल कर देते हैं, फिर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करते हैं, वो कैंसल कर देते हैं। और फाइनली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या वो एक रिलीज़ कर देते हैं और उसमें जो 69.46 जो पहले जो बताया गया था और जो ऐप पे चल रहा है, उसी को रिइटरेट कर देते हैं। तो बड़ी विचित्र स्थिति हुई साहब। वैसे 69.46% जो आया है, वो यदि देखा जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि तमिलनाडु में लगभग सभी जगह का जो पोल प्रतिशत है चेन्नई को छोड़ के, वो लगभग उसी प्रकार का है जितना था, पहले था। और वो वही 69.46% जो है वो रिइटरेट हो जाता है। जो आपका कोंगू नाडु क्षेत्र है, उसमें बहुत भारी पोलिंग हुई है। जो सेलम क्षेत्र है, उसमें बड़ी भारी पोलिंग हुई है। 80% से अधिक पोलिंग हुई है जो सेलम से लगते हुए क्षेत्र है वहाँ पर। और कुल पोलिंग भी जो हुई है वो सेलम डिस्ट्रिक्ट में वो 78% हुई है। इसके अतिरिक्त साउथ में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई है। तो ये पोलिंग तमिलनाडु में ये कहा जा सकता है कि पोलिंग जो है वो ठीक हुई है, अच्छी ही कही जाएगी। चेन्नई में ज़रूर थोड़ी-सी कम हुई है। जो भी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उससे एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि अन्नामलाई ने जो कहा है वो कर दिया है। और क्या कहा था? कहा ये था कि वे डबल फिगर में बल्कि 20% जो है वो वोट शेयर ले जाएँगे, 20% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का जाने वाला है, ऐसे सारे वहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? होगा ये कि डीएमके का जो एक प्रकार से वर्चस्व चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा और कोयंबटूर का जहाँ तक प्रश्न है, जहाँ से अन्नामलाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर अन्नामलाई की जीत निश्चित बताई जा रही है। उसके अतिरिक्त और भी उनके जो कई साथी हैं बताया जा रहा है कि सेनी से टीटीवी दिनकरन जो है वो निश्चित रूप से जीत रहे हैं। वेल्लोर भी बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। धर्मपुरी भी उनके जो साथी हैं पीएमके वाले वो जीत सकते हैं। कुछ बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण भी आंकड़े बता रहे हैं लेकिन हम कंज़र्वेटिव ही रहेंगे और हम कंज़र्वेटिव यही बता रहे हैं जो हमने ओपिनियन पोल में बताया था, हम उसी पर स्टिक कर रहे हैं। यानी कि लगभग 10 से 11 सीटें जो हैं वो अलायंस को मिलने जा रही हैं
और जिसमें से 4 से 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं को मिलने जा रही हैं। लेकिन अन्नामलाई के रूप में दक्षिण भारत को एक स्टार मिल गया है, जो अब पूरे दक्षिण भारत में घूम-घूम कर प्रचार कर रहा है। जिस दिन उनका कोयंबटूर में जैसे ही इलेक्शन फिनिश होता है, वो तुरंत चले जाते हैं और केरल में प्रचार करने लगते हैं। केरल के बाद अब उनको जाना है कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में अगले फेज़ का चुनाव है। कर्नाटका यानी साउथ कर्नाटका में 14 सीटों पर चुनाव है और साउथ कर्नाटका ही वो क्षेत्र रहा है जहां उन्होंने एज आईपीएस ऑफिसर अपना अधिकतम समय बिताया है, क्योंकि वो कर्नाटका काडर के ही आईपीएस ऑफिसर थे। तो इसलिए कर्नाटका में आपको अन्नामलाई की स्टार पावर देखने को मिलेगी। आपको जहां पर तमिल भाषी लोग हैं बहुत अधिक संख्या में, जैसे कि बैंगलोर में। बैंगलोर में जो बैंगलोर सेंट्रल जो क्षेत्र है, बैंगलोर सेंट्रल जो पीसी मोहन जहाँ से लड़ रहे हैं, वो वहाँ पर मुसलमानों की भी अधिक आबादी है, लेकिन जितनी मुसलमानों की है बताते हैं वहाँ पर 4.5 लाख मुस्लिम है, 5 लाख वहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग हैं। तो ये जो है ये वहाँ पर तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच में अन्नामलाई को ले जाया जाएगा और वो पूरा का पूरा जो इलेक्शन है, पीसी मोहन चूँकि हीट फेस कर रहे हैं इस बार, 2 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि भई समस्या में आ जाएँगे, सरकार भी जो है वो उनके विरोधियों की है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बंगलौर की भी तीनों सीटें जो हैं वो निकाल लाएँगे बड़ी सेफली पीसी मोहन। कर्नाटका की 14 सीटों पर क्या होने वाला है सेकंड फेज़ में, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन जो भी अभी तक इंडिकेशन दिख रहे हैं, उसमें इंडिकेशन में दिख रहे हैं कि भई इस 14 में से कम यदि आप 3 सीटें छोड़ दें, बेंगलोर रूरल, चामराजनगर, चिकबल्लापुर और कुछ हद तक कोलार, ये 4 सीटें जो हैं वहाँ पर तो है कॉन्टेस्ट और बाकी और थोड़ा बैंगलोर सेंट्रल, ये 5 सीटें जो हैं यहाँ पर तो है कॉन्टेस्ट। और इन कॉन्टेस्ट में बैंगलोर रूरल को छोड़कर सभी जगह एज मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, सभी स्थानों पर। हासन में भी, मांड्या में भी, आपके उडुपी चिकमंगलुरु में भी, इन सारे स्थानों पर, चित्रदुर्ग में भी, जो भी कह सकते हैं कि जहाँ पर सिद्धरामैया भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे सिद्धरामैया चामराजनगर में क्लेम कर सकते हैं, मैसूर में भी, सभी स्थानों पर पूरी तरह से ये जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 13 सीटें तो निश्चित जीत रही है और बाकी जो 5 सीटें जो हैं 10 सीटें तो निश्चित जीत रही है और बाकी जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में भी 3 पर आगे है। ये स्थिति कर्नाटका की है और अन्नामलाई अब वहाँ पर ले जाए जाएँगे। अन्नामलाई संभवतः वायनाड में भी ले जाए जाएँगे। वायनाड में क्या स्थिति है? वायनाड में स्थिति ये है कि आप ये जानिए कि बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं। बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। यानी चुनाव से 7 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और ये कहा कि भाई जो व्यक्ति आया ही नहीं 5 साल पे वायनाड में, हम उसके लिए किस मुँह से क्या कह के क्या प्रचार करें? साथ में आग में घी डाल दिया प्रधानमंत्री ने कल और ये कहा कि भाई ये ध्यान लीजिए वायनाड वालों को, ये वायनाड से जीतने के बाद में इसने ये पूरी तरह से तय कर रखा है कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा वायनाड में, उस दिन ये किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन की घोषणा करेगा। ये वायनाड भी छोड़कर भागने वाला है, इसलिए इसको वोट देने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा। डेंजरस नैरेटिव बट वेरी ट्रू, क्योंकि ये बात जो है वो कांग्रेस के अंदर से आ गई सामने। अमेठी और रायबरेली अभी तक इन्होंने खाली छोड़ रखी हैं। अमेठी में राहुल गांधी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन जैसा मेरे पास सूचना है वो ये है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ लेता हूँ। उनको लग रहा है कि रायबरेली में स्थितियां ठीक हैं, रायबरेली में उनके सामने अभी तक को
बीजेपी ने किसी कैंडिडेट को दिया नहीं है, और यदि कोई लोकल कैंडिडेट लड़ता है तो राहुल गांधी को लगता है कि वो जो उनकी माताजी की जो गुडविल है रायबरेली में, उसके आधार पर वहां से चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे, नूपुर शर्मा वेट कर रही है। राहुल गांधी को आने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी संभवतः नूपुर शर्मा को भी लॉन्च कर सकती है। संभवतः इसी का वेट हो रहा है, इसी की प्रतीक्षा हो रही है। तो बड़े रोचक चुनाव होने वाले हैं दूसरे फेज में भी। और दूसरे फेज में भी आप देखेंगे कि साउथ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कर्नाटक की 14 सीटें, केरल की 20 सीटें जा रही हैं इस चुनाव में। पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में जा रहा है। उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र तो ही, महाराष्ट्र में कोई विशेष समस्या है नहीं। महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से बिखराव है एमवीए में, इसलिए महाराष्ट्र में कोई विशेष समस्या नहीं है। जो भी नॉर्थ में जो लॉसेस होंगे होंगे, निश्चित रूप से होंगे। राजस्थान में तो निश्चित रूप से, मैंने आपको ओपिनियन पोल यदि याद हो तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें और कांग्रेस संगठन को 5 सीटें दी थी। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, क्योंकि पहले फेज में 2 सीटें तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीत चुकी है, और दूसरे फेज में भी 2-3 सीटों पर हालत खराब है, विशेषकर बाड़मेर और बांसवाड़ा। तो अब हम राहुल गांधी को वेलकम करते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि भाई अन्नामलाई वायनाड में जाकर और राहुल गांधी को फेस करें। बहुत ही आनंद आएगा। इसी फेस ऑफ का हम वेट कर रहे हैं, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्नामलाई जी, यदि आप तक हमारी गूंज पहुंचती है तो आप कृपया वायनाड जाइए, और वायनाड जाके राहुल गांधी से दो दो हाथ करिए। वो एक पूरे देश में स्फूर्ति का संचार करेगा, और बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता जो थोड़े बहुत जो है, उनको जो अति आत्मविश्वास में है, उनको भी थोड़ा सा और उत्साह का संचार होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।